नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। लोगों की इस मांग पर भी ध्यान दे जीएसटी काउंसिल। दैनिक भास्कर। भूख और कुपोषण की चुनौतियां जनसत्ता, दावों के बरक्स, सुधरता चुनाव हिंदुस्तान, सुरक्षा के सवालों का संभल कर जवाब विवेक काटजू। अब संपादकीय विस्तार से। लोगों की इस मांग पर भी ध्यान दे जीएसटी काउंसिल। दैनिक भास्कर। अगर आपने मसालेदार पॉपकॉर्न खाए तो 5% जीएसटी, पैक्ड हो तो 12% और शुगर मिला हो तो 18% जीएसटी भरना होगा। इसी तरह मक्खन बने बन पर 18% जीएसटी पर खुद लेकर खाया तो 5% जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर लेने वाले 115 देशों में भारत सहित केवल 5, इटली, घाना, लक्जमबर्ग और पाकिस्तान ही ऐसे हैं जहां जीएसटी के 4 स्लैब हैं, जबकि 28 देशों में 2 और 49 में से 1 है। जटिल टैक्स प्रक्रिया से अफसर भी ये तय करने में स्वच्छंद होते हैं कि किस स्टेज पर बन में मक्खन लगा, किचन में या टेबल पर ग्राहक ने लगाया। कहना न होगा कि रेस्टोरेंट मालिक और अफसर की साठगांठ के सरकार को कितने टैक्स का चूना लगता होगा। उधर सरकार पर लगातार दबाव पड़ रहा है कि वह स्वास्थ्य टीम पर जीएसटी काम करे, लेकिन ताकतवर निजी कंपनियों के दबाव में जीएसटी काउंसिल पिछली 3 बैठकों से अपने को अन्य मुद्दों पर व्यस्त बताकर पल्ला झाड़ रही है। चूंकि भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवा नगण्य और निजी सेवा बेहद महंगी है, लिहाजा गरीब और मध्यम वर्ग घर दुकान बेचकर भी निजी अस्पताल जाता है। वह लगातार महंगे हो रहे बीमा से भी बचता है। आंकड़े बताते हैं कि सरकारी बीमा कंपनियां 500 दावों में केवल 1 खारिज करती हैं, लेकिन निजी कंपनियां हर 35 में 1। सरकारी नियामक भी इस मुद्दे पर लिचर साबित हो रहे हैं। भूख और कुपोषण की चुनौतियां जनसंख्या। जयंतीलाल भंडारी। इन दिनों प्रकाशित हो रही कई रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत में गरीब और कमजोर वर्ग के 80 करोड़ से अधिक लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से मुफ्त खाद्यान्न दिए जाने से गरीबों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन इस प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कई चुनौतियों का समाधान जरूरी है। एक बड़ी चुनौती यह है कि अभी भी पीडीएस से दिया जाने वाला खाद्यान्न सभी वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है। पीडीएस के तहत पौष्टिक खाद्यान्न के वितरण की जरूरत है। अभी भी बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड है। इन चुनौतियों को दूर करने से ही भारत में जहां पीडीएस की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकेगी, वहीं आर्थिक कल्याण का नया अध्याय भी लिखा जा सकेगा। उम्मीद करना चाहिए कि सरकार अधिकतम प्रयासों से पीडीएस के तहत अभी भी बने हुए 28% लीकेज को नियंत्रित करने के लिए तेजी से प्रयत्न करेगी। इससे लक्षित लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाले खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ाई जाने के साथ साथ आर्थिक रूप से वंचित लोगों में भूख और कुपोषण की चुनौती भी कम की जा सकेगी। निश्चित रूप से ऐसे रणनीतिक प्रयासों से पीडीएस को नया और लाभप्रद रूप दिया जा सकेगा। वहीं सरकार देश के कमजोर वर्ग के करोड़ों लोगों के लिए आर्थिक कल्याण की डगर पर और तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकेगी। दावों के बरक्स। देश भर में फैले ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में जितने भी विद्यार्थी पढ़ाई करने जाते हैं, उसकी मुख्य वजह यही होती है कि ऐसी जगहों के बारे में उन्हें यह बताया जाता है कि वहां से निकलने वाले सभी प्रतिभागियों को हर हाल में नौकरी मिलेगी। ऐसे कोचिंग संस्थानों के बारे में सार्वजनिक प्रचारों में वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की काम वाली और मनपसंद जगह पर चुन लिए जाने के बारे में जैसे दावे किए जाते हैं, उनमें से ज्यादातर सच्चाई से दूर होते हैं। लेकिन वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अपने आकर्षण के जाल में उलझाने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल कोचिंग संस्थानों के बारे में तैयार प्रचार सामग्री को अक्सर आमक तरीके से पेश किया जाता है, तो कई बार झूठे दावे परोसने में भी संकोच नहीं किया जाता। ऐसा इस हकीकत के बावजूद किया जाता है कि सार्वजनिक रूप से किए गए ऐसे दावे कभी कसौटी पर भी रखे जा सकते हैं और उसके बाद उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। जाहिर है वह एक तरह का भ्रम परोसकर अपने संस्थान में पढ़ने के लिए आकर्षित करने की हरकत है। दूसरी ओर अपने आंतरिक ढांचे के भीतर शिक्षण का प्रारूप, शिक्षकों और उनकी योग्यता का ब्यौरा, संसाधन आदि के बारे में पारदर्शिता का निर्वाह शायद ही कभी किया जाता है। सवाल है कि जो तथ्य सार्वजनिक पटल पर होते हैं, उन्हें कोई भी थोड़ी कोशिश करके जान सकता है। इसके जरिए प्रकारांतर से ठगी का धंधा कैसे चलता रहता है, इस संबंध में केंद्र सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं और
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने संबंधी प्रचार आमक विज्ञापनों के दायरे में आते हैं। हाल ही में CCPA ने आमक प्रचार करने वाले कई अन्य कोचिंग संस्थानों पर भी भारी जुर्माना लगाया था। विडंबना यह है कि नियम कायदों की अनदेखी करके अपने प्रचार के क्रम में कई कोचिंग संस्थान जो दावे करते हैं उनमें पारदर्शिता सुनिश्चित करना उन्हें जरूरी नहीं लगता। यह समझना मुश्किल है कि सीमित अवसरों के दौर में 100% चयन जैसी गारंटी का दावा करने में कोई संकोच क्यों नहीं होता। सुधरता चुनाव हिंदुस्तान। भारतीय चुनाव आयोग ने साल 2024 में हुए चुनावों से संबंधित अनेक आंकड़ों को सार्वजनिक कर सराहनीय कार्य किया है। इन आंकड़ों का इंतजार चल रहा था कि आयोग की आलोचना को भी बल मिल रहा था। लोकसभा चुनाव से जुड़े 42 डाटा रिपोर्ट और प्रति विधानसभा चुनाव से जुड़े 14 रिपोर्ट आयोग ने जारी कर दिए हैं और इससे चुनावी या लोकतांत्रिक अध्ययन करने वाले को बहुत सुविधा होने वाली है। संदेह नहीं है कि पारदर्शिता, शोध और लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए ही आंकड़े जारी होते हैं। जब आंकड़े देर से जारी होते हैं या नहीं होते हैं तो लोगों में संदेह बढ़ता है। आज जब राजनीति के कांटे की टक्कर दिख रही है तब चुनाव आयोग को कहीं ज्यादा मुस्तैदी से आंकड़े जारी करने चाहिए ताकि आलोचकों को सवाल उठने का मौका न मिले। चुनाव आयोग अब इस कवायद को अगर दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेट रिलीज बता रहा है तो वह कागज नहीं है, वह गलत नहीं है। भारतीय चुनाव के आकार प्रकार से किसी भी देश के चुनाव की तुलना नहीं होती। यह भी दिलचस्प है कि देश के 12,459 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था पर कुल 8,360 उम्मीदवार ही चुनाव लड़ पाए। यह संख्या भी याद रखने लायक है कि तेलंगाना के मल्काजागिरी सीट पर सर्वाधिक 114 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। यह बात भी गौर करने की है कि पुडुचेरी और केरल में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या को पार कर चुकी है। अपने देश में महिलाएं मतदान करने में पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं। इसका प्रभाव हम उनसे संबंधित चुनावी घोषणाओं में देख रहे हैं। वैसे चुनाव लड़ने में महिलाएं अभी भी पीछे हैं। बीते चुनाव में कुल 8,360 उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या मात्र 800 थी। मतलब लोकतंत्र व महिलाओं की मजबूती का एक लंबा सफर बाकी है। सुरक्षा के सवालों का संभल कर जवाब। विवेक आरजू, पूर्व राजदूत। साल 2024 में भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ घरेलू स्तर पर भी कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चीन के साथ रिश्ते, पाकिस्तान का भारत के प्रति नजरिया और बांग्लादेश की आंतरिक घटनाएं भारी चुनौतियों में शामिल थीं। तो घरेलू मुश्किलों में जम्मू कश्मीर और मणिपुर की चुनौतियां काफी अहम रही। साल 2020 में चीन ने 1990 के दशक के उन समझौतों का उल्लंघन किया था जिसके तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बहाल थी। यह जरूर है कि 2017 में भी डोकलाम में भारत और चीन एक दूसरे के सामने आ गए थे, लेकिन राजनयिक के जरिए तब समाधान निकाल लिया गया था। मगर 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें 20 भारतीय सैनिकों को वीरगति मिली। जान माल का नुकसान चीन को भी हुआ, लेकिन उसने अब तक अपने यहाँ का आंकड़ा जारी नहीं किया है। पूर्वी लद्दाख में 5 स्थानों पर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के आगे बढ़ गया था। भारत सरकार ने चीन का मुकाबला किया। न सिर्फ सीमा पर भारतीय सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाया गया बल्कि बीजिंग को यह साफ संकेत भी दिया गया कि उसका विस्तारवाद हमें नामंजूर है। हालांकि भारत ने सैन्य व राजनयिक के स्तर पर बातचीत का रास्ता भी नहीं छोड़ा था, मगर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उपजी स्थिति का समाधान नहीं हो जाता तब तक नई दिल्ली व बीजिंग के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। साफ है इस साल हर देश की तरह भारत के सामने भी सुरक्षा चुनौतियां बनी रही, पर मोदी सरकार ने पूरी मुस्तैदी और प्रतिबद्धता के साथ इनका सामना किया। 2025 में भी इन चुनौतियों पर नजर बनी रहेगी। धन्यवाद।